बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़। मैं हूँ बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब बड़े जारहाना मूड में नज़र आए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से अपोजिशन की सियासी जमातों में बहुत हलचल है और कोई खिचड़ी पक रही है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, और वज़ीर आज़म को और उनकी हुकूमत को घर भेजने की बात हो रही है। न सिर्फ अपोजिशन जमातें आपस में मुलाकातें कर रही थी, बल्कि इत्तेहादियों से भी मुलाकातें कर रही थी और इत्तेहादियों के भी बयान सामने आए। जिस तरह से कल आपके सामने हमने रखा था, परवेज़ इलाही साहब ने कहा अभी तो किचन में चीज़ें पक रही हैं, जब पकेंगी तो उसके बाद फिर पता चलेगा असल सिचुएशन क्या है। यानी कि इत्तेहादियों के लिए भी ये ऑप्शन एक हो सकता है, जिस तरह का स्टेटमेंट्स उन्होंने पास किया। तो आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसका जवाब फैसलाबाद में हेल्थ कार्ड की तकरीब के इजरा के दौरान कैसे दिया, सुनिए। ये जो सारे चोरों का टोला भी इकट्ठा हुआ है, इनकी खांसी का इलाज भी बाहर होता था। आज सारे चोर इकट्ठे हुए हैं। 30 साल से, उससे पहले 20 साल पहले दोनों गालियां एक दूसरे को चोर कहते थे। वो एक चोर दूसरे चोर से मिलने जा रहा है, उसी के ऊपर कह रहा था पेट फाड़ के पैसे निकालूंगा, आज उसको मिल रहा है। मजीद वजीर आज़म ने यह कहा कि आसिफ अली जरदारी चोरी की चेकबुक से लोगों को खरीदने के लिए आ गए, मेरी हुकूमत गिराने के लिए। और शहबाज शरीफ साहब के हवाले से यह कहा कि उनकी जो तकरीर होती है वो तो जॉब एप्लीकेशन होती है, वो बाकायदा तौर पर जॉब एप्लीकेशन दे रहे होते हैं कि एक दफा मुझे दोबारा मौका दें। ये भी सुन। जरदारी को जेल ये नून लीग ने डाला था। वो जरदारी साहब वो चेकबुक चोरी के पैसे से आ गया लोगों को खरीदने के लिए। कभी किसी को पॉलिटिशियन को खरीदता है, कभी किसी को खरीदता है। 1.5 घंटे की तकरीर जो जॉब एप्लीकेशन होती है असल में, कि जी मैं फिर से मुझे मौका मिल जाए, और जवाब देता नहीं है। इमरान खान साहब का ये जो अंदाज़ है और जो मवाद है, जिस तरह का वो तकरीरों में अब आवाम के सामने रख रहे हैं, ये एग्जैक्टली वही अंदाज़ है जो प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले जब वो अपोजिशन में थे तो तकरीरें करते थे और वो बताते थे कि जी कि ये लोग बड़े करप्ट हैं और उसकी वजह से मुल्क की सूरत हाल बड़ी ख़राब है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या उसी इंतखाबी मोड में इमरान खान साहब चले गए हैं और जिस तरह से इल्ज़ामात पहले लगाए जाते थे वही इल्ज़ामात अब वो लगा रहे हैं? क्या वो समझ रहे हैं कि उनकी हुकूमत को कोई ख़तरा या इलेक्शन करीब है, जिसकी वजह से अब दोबारा से उन्होंने अपोजिशन पर उसी तरह सख्त तनकीद करना शुरू कर दिया? आपको याद कराते हैं कि वज़ीर आज़म बनने से पहले अपोजिशन में आए जब थे तो क्या कहते थे पीपल्स पार्टी और PMLN के बारे में? ये जितनी भी बातें होती थी करप्शन के हवाले से, इस पर बयानिया तो ये था कि जब हम हुकूमत में आएंगे तो लूटी दौलत को वापस लेकर आएंगे। लेकिन अब 3.5 साल के बाद जो दौलत लूटी वापस आई है वो तो आप सबको पता है, बल्कि बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब को भी इस्तीफ़ा देना पड़ गया, उनसे इस्तीफ़ा लिया क्योंकि उनकी कारकर्दगी से प्राइम मिनिस्टर साहब मुतमईन नहीं थे। शेख रशीद साहब ने रिसेंटली अभी ये कहा कि करप्शन तो उन लोगों ने की है लेकिन लूटी दौलत हम वापस नहीं ला सके, ये एडमिट किया। शहबाज शरीफ के केसेस जो है, सबसे स्ट्रॉन्ग केस जो है शहबाज शरीफ और हमजा का ही है, और इसीलिए ज़्यादा एक्टिव वही हुआ है। जो लोगों ने हमसे तौक़ात की थी कि हम लोगों से चोरी के पैसे वसूल करेंगे और लूटी हुई दौलत वापस लाएंगे, वो हम नहीं ला सके। लेकिन ये हमारा अज़्म मुसम्मम है कि इनको इमरान खान NRO भी नहीं देगा और छोड़ेगा भी नहीं। और दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ये कह रहे हैं कि मरियम और बिलावल इस वजह से तहरीक अदम एतमाद की बातें कर रहे हैं क्योंकि शहबाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा बाहर जाना चाहते हैं। ये सारे जो चूहे ये पाकिस्तान से भागना चाहते हैं। शहबाज शरीफ का नो कॉन्फिडेंस लाने का या इनका मरियम का और कोई मकसद नहीं है सिवाय इसके कि इनको इजाजत दी जाए पाकिस्तान से बाहर जाने की। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जिनकी जमात ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया और उन्होंने कहा है कि हम वफाक में पहुंचेंगे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हमारे अपने सूबे में क्या हो रहा है, गरीब किस तरह से सिसक रहा है, वो एक अलग कहानी है, उसकी इतनी ज़्यादा उनको कोई परवाह नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि वफाक की वजह से जो पाकिस्तान की मईशत की सूरत हाल है उसके खिलाफ हम लॉन्ग मार्च करेंगे और पहुंचेंगे। उन्होंने कहा है कि विकेटें गिरना शुरू हो गई हैं। देखें आज फैसल वाडा की विकेट गिरी है और ये मजीद तहरीक अदम एतमाद आने से पहले मजीद विकेटें गिरेंगी। क्या कहा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने? आपका कामयाबियां लॉन्ग मार्च शुरू होने से पहले आने शुरू हो गए हैं। अदम एतमाद के हक में मुहिम चलाएंगे, इमरान को हटाने के लिए हम मुहिम चलाएंगे और इस्लामाबाद पहुंचते हुए पूरा मुल्क आपके साथ होगा। आपका मार्च शुरू होने से पहले इमरान के विकेटें गिरने शुरू हो गए हैं। इस्लामाबाद पहुंचने से पहले मजीद विकेटें टूटेंगे। तो सवाल व्यूअर्स यही है कि ये जो इतनी अपोजिशन मुतहरक है हुकूमत को घर भेजने के हवाले से और उसके बाद इत्तेहादियों से भी मुलाकातें हो रही हैं, इत्तेहादी भी अपोजिशन से मिल रहे हैं और कल भी जिस तरह से मैंने कहा था कि इत्तेहादी MQM का वफ्द साथ खड़ा है और मियाँ शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि ये हुकूमत करप्ट है, राशि है, तारीख की नाइल तरीन हुकूमत है
और जो हुकूमत है वो साथ खड़ी है, चाहे वो इत्तेहादी हैं, हलीफ हैं, लेकिन वो साथ खड़े हैं। लेकिन वो सुन रहे हैं कि हमें करप्ट कहा जा रहा है, हमें राशि कहा जा रहा है और हमें नाअहल तरीन हुकूमत कहा जा रहा है तारीख की, और वो सुन रहे हैं उसको। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि जिस तरह से आप पे जुल्म हो रहा है उसी तरह से कराची में हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, ये भी उन्होंने वहाँ पर कह दिया। तो बाकी क्या इमरान खान की हुकूमत को ख़तरा है। मुझे ज्वाइन किया है ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब ने। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जिस तरह से अब सियासी मामलात सामने आ रहे हैं, अपोजिशन मुतहरक है, इत्तेहादियों से राब्ते हो रहे हैं, इत्तेहादियों के बयान सामने आ रहे हैं, जिस तरह से परवेज़ इलाही साहब का स्टेटमेंट, MQM के वफ्द का स्टेटमेंट, क्या वाकई हुकूमत को कोई खतरा है? इमरान खान साहब टेन्योर पूरा करेंगे, नहीं करेंगे आपके ख्याल में? बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर, आपने याद किया मुझे। देखिए, गुजारिश ये है कि जो आज की तकरीर है फैसलाबाद में इमरान खान साहब की, उससे एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि वो थोड़ा सा स्टेट ऑफ पैनिक का इजहार होता है उनके, जिस तरह से उन्होंने वो सारी रेटरिक जो हम कंटेनर्स पर उनके धरने के दौरान सुन के याद हो गया हमें ज़बानी तौर पे, NRO नहीं दूंगा, ये सारे करप्ट हैं, सारे चोर हैं, टोला है, ये है, वो सारा कुछ जो है वो इसलिए उन्हें बोलना पड़ता है कि परफॉर्मेंस के एतबार से उनके किटी में कुछ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है जिसको वो गा सकें, जिसको वो प्रमोट कर सकें, प्रोजेक्ट कर सकें। दूसरी तरफ उन्हें इस बात की भी परेशानी है कि उनकी जो अलाइज पार्टीज़ हैं, ख़ासतौर से MQM और काफ लीग, उनकी एक्टिविटीज़ जो हुई हैं, जिस तरीके से जरदारी साहब पहुँचे हैं चौधरी साहब बरदरान के घर पर, और फिर उसके बाद चौधरी साहब आसिफ जरदारी और नून लीग के शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है, फिर MQM ले आई तशरीफ़ कराची से और वो भी इन दोनों जमातों की लीडरशिप से मिली हैं। तो इससे उन्हें कुछ थोड़ी सी परेशानी कह लीजिए, या उन्हें कुछ थोड़ा सा एहसास है इस बात का कि समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन। अब वो समथिंग इज़ क्या है? समथिंग ये है कि मेरा ख्याल ये है ज़ाती तौर पे कि अपोजिशन की जमातें ये समझती हैं कि इमरान खान साहब को जो एक शफकत, सपोर्ट, साया, छतरी, जो मर्जी नाम दे लीजिए इसको, वो हासिल था, वो शायद अब नहीं रहा है या वेवर कर रहा है। ये उनके रीएक्टिवेट होने की वाहद वजह मुझे दिखाई देती है। मेरे हिसाब से अगर हुकूमत परफॉर्म करने में नाअहल रही है तो इस अपोजिशन ने जो नंबर गेम में इतनी स्ट्रॉन्ग है उसने भी कुछ करके नहीं दिया है। चाहे आप PDM से बात शुरू कर लें, चाहे उससे पहले चले जाएं, चाहे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात कोई नई नहीं हो रही है, इससे पहले भी हो चुकी हुई है। यकीनी तौर पे हुकूमत पंजाब में भी और सेंटर में भी मांगे के वोटों के ऊपर है, अपनी मेजॉरिटी के बुनियाद पर नहीं है। तो इससे खदशा तो उन्हें लाहक है। अब देखना यह है कि वो जो बैलेंसिंग वोट है वो किस तरफ खड़ा है। मेरे ख्याल से हर चीज़ जो है वो तब्दील होगी उसकी मूवमेंट के तब्दील होने से, नॉट अदरवाइज। आपके ख्याल में किस तरफ खड़ा है बुखारी साहब? ये तो दिस इज $100 मिलियन क्वेश्चन। आपकी मुस्कुराहट भी बता रही है और मेरी लाचारी कि मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूं, लेकिन इतना मुझे जरूर पता है कि जहां वो खड़ी थी वहां नहीं है। थोड़ा सा टिल्ट है किसी तरफ, यही वजह है अपोजिशन की जमातों की दोबारा से। ओके बुखारी साहब, आज जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑपोजिशन पर तनकीद की है और वो कहा कि जी पेट फाड़ना था एक दूसरे से का और फिर लूटी दौलत को वापस लेकर आना था, और फिर उन्होंने कहा अब तो इनके पेट मिल रहे हैं और आपस में मेरे खिलाफ, क्योंकि इन्हें इमरान खान से खतरा है और इनको लगता है कि अगर इमरान खान की हुकूमत रही तो ये सब जेल में चले जाएंगे। तो क्या अगर इमरान खान साहब की वाकई में हुकूमत रहती है अगले 1.5 साल भी, तो वाकई ये लोग जेल में चले जाएंगे आपको लगता है? और दूसरा ये कि जिस तरह से इत्तेहादियों के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब ने खामोशी इख्तियार की है, क्योंकि इत्तेहादियों के स्टेटमेंट्स तो आए हैं, वो अपोजिशन से मिले भी हैं और उन्होंने कहा किचन में चीज़ें पक रही हैं। MQM का वफ्द वहाँ पर खड़ा शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू सुन रहा है जब वो कह रहे हैं कि हुकूमत करप्ट है, राशि है, नाअहल नालायक तरीन हुकूमत है पूरी तारीख की, और वो खुद हुकूमत है और वो वहाँ पर खड़े सुन रहे हैं। तो क्या प्राइम मिनिस्टर साहब को इत्तेहादियों के हवाले से तशवीश है जो उन्होंने बात भी नहीं की? ही रिमेन्ड साइलेंट अबाउट इट। पहला सवाल आपका यह है कि वो जो दौलत लाने की बातें थी, जो धमकियां उन्होंने दी हैं, ये धमकियां तो हम पूरे 3-3.5 साल से इसी तरह से सुन रहे हैं। बल्कि अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं कहूँगा कि धरने से लेकर इलेक्शन कैंपेन सारे के दौरान यही वो रेटरिक था जो उन्होंने हमेशा बेचा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ यह है कि उनका एहतसाब का नारा जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव स्लोगन था, जिसकी पजीराई थी लार्ज मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी पीपल, वो नारा जो है वो न सिर्फ फ्लॉप हुआ बल्कि फिजल आउट हो गया है। चाहे ज़िम्मेदार उसका मिर्ज़ा शहजाद अकबर है, चाहे उसका ज़िम्मेदार कोई भी है,
जो केसेस भी अदालतों में गए हैं, कैसे कैसे रिमार्क्स हैं। बैरिस्टर साहब, आप तो खुद वकील हैं, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उसके बारे में। नैब के बारे में कहा ये आर्म ट्विस्टिंग इंस्टीट्यूशन है, दूसरे चीफ जस्टिस ने कहा इसका तो वजूद ही नहीं होना चाहिए, तीसरे ने कहा सब कुछ आपको याद है अच्छी तरह से। तो वो जो नारे थे जिनको लेके आगे फिर जो इमरान खान साहब के साथी थे, वो चाहे मुराद सईद थे जिन्होंने कहा मेरा लीडर जाएगा, 200 अरब डॉलर लाएगा, 100 फलां के मुंह पे मारेगा, वो सारे चूंकि खोखले साबित हुए हैं। इसलिए अदालतों में जितने भी केस हैं उनमें से ना एक की किसी की कन्विक्शन है, ना एक पैसा उस पैसे में से रिकवर हुआ है। जो कन्विक्शंस आपको दिखाई देती हैं, चाहे वो डिस्क्वालिफिकेशन है। इमरान, आप क्या समझते हैं अगर कन्विक्शन नहीं हो सकी और सजाएं नहीं हो सकी और केसेस आगे प्रोसीड नहीं कर सके, आप क्या समझते हैं उसकी वजह यह है कि निज़ाम के सामने इमरान खान बेबस है, क्योंकि ये निज़ाम जो है उसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं, लकूनाज हैं, सुकम है, जिसकी वजह से जो आदमी जो भी ट्राई हो रहा होता है उसको फ़ायदे मिलते हैं और वो सज़ा से बच जाता है? या आप समझते हैं कि वाकई करप्शन हो ही नहीं थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान साहब ने करप्शन का नैरेटिव बिल्ड किया था इक़्तिदार में आने के लिए? नहीं, बिल्कुल ये बात नहीं है। करप्शन थी, करप्शन है, करप्शन माजी में भी थी, और मुझे अभी तक कोई ऐसा एविडेंस मेरे सामने नहीं है जिससे मैं ये कहूं कि आने वाले दौर में करप्शन नहीं होने जा रही। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि ये उनकी जो टीम थी जिसने इन केसेस को यानी रजिस्टर किया, जिन्होंने इन केसेस को लॉन्च किया, ख़ास तौर से नैब के केसेस जो रिव्यू भी हो रहे थे नैब की अपनी अदालत में, वहाँ से भी तो कुछ नहीं निकला ना। आप बाकी अदालतों को तो छोड़ दीजिए, केसेस इतने वीक बिल्ड किए गए, इतना उसकी जो प्रोसिक्यूशन है उसकी इतनी शदीद नाकामी है कि इमरान खान का नैरेटिव जो था, जो जैसा कि मैंने कहा बहुत अट्रैक्टिव था और पाकिस्तानी अवाम के दिल की आवाज़ थी, वो हवा में कहीं तहलील हो गया है। इसलिए कि वो, और यही वजह है जो मिर्जा शहजाद, लेकिन आपके ख्याल में 2023 के इलेक्शंस में जैसा कि आपने कहा कि करप्शन थी, लेकिन वो करप्शन का एहतसाब हो नहीं सका जिस तरह से इमरान खान साहब ने वादा किया था। 2023 के नैरेटिव में इमरान खान साहब अगर 2023 के इलेक्शंस में खान साहब अगर यही नैरेटिव लेकर दोबारा आते हैं कि मैं तो मजबूर था, बेबस था, सिस्टम देखें ताकतवर को, माफिया को सपोर्ट करता है, लेकिन अभी मुझे दोबारा आप मौका दें तो अगले 5 साल में मैं ये एहतसाब करूंगा, तो आपके ख्याल में क्या अब की बार ये नैरेटिव बिकेगा एंड ही इज गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर अगेन इन 2023? डू यू थिंक दैट? मेरे ख्याल से बैरिस्टर साहब, जो हम माजी में समझते थे और अब तक भी कुछ लोग समझते हैं कि लोग जो हैं ये सड़कों के ऊपर, गलियों में, बाज़ारों में, ये बेवकूफ़ लोग हैं, इनको किसी भी अट्रैक्टिव स्लोगन के साथ जो है वो अट्रैक्ट किया जा सकता है, इनका घेरा डाला जा सकता है, इनको ट्रैप किया जा सकता है, इनको मफूल किया जाता है। आई डोंट थिंक इफ दिस नैरेटिव एनी मोर स्टैंड्स ग्राउंड। मेरे ख्याल से लोग अक्लमंद हो गए हैं। ये नारे जो थे ना, जो हमने कंटेनर पर सुने 2018 के इलेक्शन में, ये 2023 के इलेक्शन में बिकने बिल्कुल नहीं जा रहे। लेट मी शो यू दैट। मैं आपको ये अब तजर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूँ, इसलिए कि इनकी हवा निकल गई है। हाँ, अगर सजाएं हो गई होती, अगर बेपना सरमाया बाहर से वापस आ गया होता, तो यकीनी तौर पर अगले 5 साल क्या, अगले 20 साल कोई नहीं हिला सकता था इमरान खान को। अच्छा बुखारी साहब, लास्ट क्वेश्चन, ये जो हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की बात हो रही है ऑपोजिशन की तरफ से, और बिलावल साहब ने आज ये कहा है कि जी ये एक विकेट गिर गई है और तहरीक अदम एतमाद से पहले और विकेटें भी गिरेंगी। एक विकेट गिरने की जो उन्होंने बात की वो इशारा फैसल वाडा साहब की तरफ था। अगर वाकई में तहरीक अदम एतमाद आती है और अगर वाकई में वो कामयाब होती है, जिस तरह से शायद खकान वाइस साहब का कल का स्टेटमेंट है या परसों का, जिसमें उन्होंने कहा कि 22 हुकूमत के अरकान ऐसे हैं जो नाराज़ हैं और हमारे साथ हैं, तो आपके ख्याल में इमरान खान साहब की हुकूमत जाएगी तो क्या होगा? निगरान सेटअप आएगा, इलेक्शंस दोबारा से होंगे, आईनी मुद्दत में होंगे, निगरान सेटअप जो है वो तब्दील किया जाएगा, होगा क्या? आपको क्या लग रहा है? मेरे ख्याल से जो सिनारियो बिल्ड हो रहा है या जो सिनारियो इस वक्त है वो कुछ ऐसा है कि अपोजिशन को ये यकीन दहानी किसी ने नहीं कराई है, बल्कि खुद अपोजिशन ने ये यकीन दहानी उनको कराई है, हु मैटर्स, कि आप सिर्फ न्यूट्रल हो जाएं, बाकी का हम संभाल लेंगे। मुराद ये है कि अगर आप फोर्स न करें एलाइज को, अगर आप फोर्स न करें पार्टी के अंदर जो स्टेडफास्ट लोग हैं, तो हम इन्हें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए गिरा लेंगे, पंजाब में भी और मरकज़ में भी। ये एक अंडरस्टैंडिंग है, डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रहा कि ये चॉइसेस क्या बचती हैं, फलां के साथ ये अंडरस्टैंडिंग हुई है। अगर अदम एतमाद होता है, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नया बंदा कोई आएगा? पीटीआई जी
नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। ना ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ना ही पीपल्स पार्टी इस रिमेनिंग टेन्योर के लिए हुकूमत लेने में इंटरेस्टेड है। ये बात भी बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बता दी गई है। एक खाका ऐसा है कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाता है तो कोई भी इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बना के आप असम्बलियाँ डिसॉल्व कीजिए, नए इलेक्शन जो है उसका ऐलान कीजिए। 5 साल का मैंडेट लेने में इंटरेस्टेड है पीपल्स पार्टी भी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी। ये मैं आपको अथॉरिटी से कह रहा हूँ। नोबडी वांट्स टू कम फॉर एन इंटरिम पीरियड ऑफ 1.5 ईयर और 1 ईयर। ये इसमें कोई इबाम नहीं है। ठीक, सलीम बुखारी साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे फैसल वाडा साहब की डिस्क्वालिफिकेशन आज हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और ख़बर ये आई कि ताहयात नाअहल करार दे दिया गया फैसल वाडा साहब को। वो ताहयात नाअहली है नहीं है, अगर है तो होनी चाहिए थी या हो सकती थी कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से। फैसल वाडा के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम क्या था, वो इल्ज़ाम कितना मुमासलत रखता था उन इल्ज़ामात से जो मियां नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ थे, या दीगर केसेस जहांगीर तरीन साहब के केस से कितनी मुमासलत रखा था जहाँ पे ताहयात नाअहल हुई, सब पर बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू आवाज़। बात करते हैं फैसल वाडा साहब की नाअहली के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का आज का फैसला, जिसको बेंच को हेड कर रहे थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और फैसला यह आया कि वो ताहयात नाअहल हैं क्योंकि उन्होंने झूठा हलफनामा जमा करवाया था कागजात नामजदगी में, और इस वजह से वो अब मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट नहीं बन सकते। और 62(1)(f) क्योंकि क्वालिफिकेशन की बात करते हैं और उसमें कोई मुद्दत नहीं है, तो ये एज्यूम किया जा रहा है कि उनकी ताहयात नाअहली हो गई है। इससे पहले कि तमाम कानूनी नुकायत पे मैं बात करूं और ताहयात नाअहली हुई या नहीं हुई इस हवाले से हम बात करें, पहले आपको याद करा देते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मोहब्बत कुछ चल रही है पिछले कुछ अरसे से। आजम स्वाति साहब ने कुछ अर्सा पहले क्या कहा था और उसके बाद माफ़ी भी मांगी थी, ये सुन लें। इसी तरह आज जब ये फैसला आया तो वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी जो हैं उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले हमें पहले ही पता होते हैं कि क्या आने होते हैं। ये भी सुन अपील के लिए जाएंगे फैसला, हाँ फैसले के लिए जाएंगे। तो फैसला ही इलेक्शन कमीशन का तो फैसले पहले ही पता होता। फिर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ने भी कहा कि इलेक्शन कमीशन की गैर जानिबदारी पे हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये भी सुन। फैसल वाडा साहब का केस तो एक तरफ, इलेक्शन कमीशन की जो इस वक्त जानिबदारी है वो नजर आती है। कई फैसले मुतवातिर तरीके से ऐसे आ रहे हैं जिससे नजर आता है कि हमारा इलेक्शन कमीशन उस तरह से मुनसिफाना फैसले नहीं कर पा रही जिसकी तवक्को से रखी जाती है। फैसल वाडा साहब के खिलाफ जो पिटिशनर थे जो इस मामले को लेकर गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, वो कादिर मंदोखेल साहब थे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA उसी सीट से हैं जहां से फैसल वाडा साहब पहले MNA थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद वो सेनेटर बन गए। जब इस्तीफा दिया, सीट खाली हो गई, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कादिर मंदोखेल इलेक्शन जीते और उस सीट पे आगे वो पिटिशनर भी बन गए। आज जब फैसला आ गया तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। फैसल वाडा साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट था, उस एफिडेविट के तहत उन्होंने जो झूठ बोला था और उन्हें सारी चीज़ें छुपाई थी, और एग्जैक्टली वही चीज़ें उन्होंने सेनेट के जो फॉर्म थे उसमें डिक्लेयर कर दिए कि मेरे पास जो है ना नेशनलिटी पाकिस्तानी है, अमेरिकन नहीं है। सारे मराद जो एज ए MNA एज ए मिनिस्टर उन्होंने मज़े लिए थे, वो सारे मज़े उनको वापस करने पड़ेंगे। और सारी चीज़ें मैं समझ रहा हूँ कि इस मौके पर कठपुतली हुकूमत की तस्बीह का ये पहला दाना है जो बिखर गया। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर कानूनदान शाइक उस्मानी साहब ने और सीनियर कानूनदान शाखावर साहब ने। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शाखावर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मुझे फरमाइएगा कि आप इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं। फैसल वाडा साहब की नाअहली बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो कहते हैं जी झूठा हलफनामा उन्होंने जमा करवाया था और उनके पास दोहरी शहरियत थी। वॉज अ नेशनल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एट द टाइम उनके कागजात जो हैं अप्रूव हुए थे। तो आपके ख्याल में फैसला दुरुस्त है? जी, मैंने फैसला देखा है और मैं समझता हूँ कि इसमें मुझे कोई जानिबदारी का जो एलिमेंट तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आया। उसकी वजह यह है कि ये काफ़ी मुफस्सल फ़ैसला है और उसमें उन्होंने तमाम चीज़ों को कवर किया है। उसमें जो बुनियादी चीज़ ये है कि जो 2018 का इलेक्शन था, जनरल इलेक्शन, फैसल वाडा साहब ने वहाँ पे इस कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए थे और उन्होंने हल्फनामा दिया था कि वो पाकिस्तानी शहरी हैं और दोहरी शहरियत नहीं रखते।
लेकिन नॉमिनेशन पेपर्स जब जमा करवाए उन्होंने और जब स्क्रूटनी हुई, जांच पड़ताल उसकी इलेक्शन नॉमिनेशन पेपर्स की, तो उसमें भी उनको क्लियर कर दिया गया क्योंकि उन्होंने हलफनामा दिया हुआ था। लेकिन बाद में ये पता चला कि वो जब उनका बतौर कैंडिडेट नाम अपीयर हो गया तो उसके काफ़ी दिनों के बाद उन्होंने अमेरिकन कॉन्सुलेट में अपनी शहरियत रिनाउंस करने के लिए उन्होंने दरख्वास्त दी और वो कुछ दिन के बाद जो है वो उनकी मंजूर हो गई। लेकिन यहाँ पे देखना ये है कि जो आर्टिकल 62(1)(f है जी, मैं इसी तरफ आ रहा था। आपने कहा कि फैसला आपने पढ़ा, मुफस्सल है, तमाम चीज़ों को कवर किया है, जानिबदारी आपको नज़र नहीं आई है। डिस्क्वालिफिकेशन की बात हो रही थी कि अगर उनकी ड्यूअल नेशनैलिटी थी तो क्या वो डिस्क्वालिफाइड होने चाहिए थे। लेकिन ये जो क्वालिफिकेशन की हवाले से भी एक फाइंडिंग आ गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की और 62(1)(f का जिक्र है, तो आप समझते हैं कि जब 62(1)(f का जिक्र कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो फैसल वाडा साहब की ताहयात नाअहली का ये फैसला है और ये होना चाहिए था? जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए एक चीज़ जो क्वेश्चन ये आ रहा है, क्योंकि जो 62(1)(f है उसमें ये है कि जो पार्लियामेंट का मेंबर बनने की जो क्वालिफिकेशन है वो ये है कि वो सादिक और अमीन हो, और जब तक उसको किसी कोर्ट ऑफ लॉ ने अदरवाइज डिक्लेयर ना किया हो। अब बात यह है कि पहला तो क्वेश्चन ये आता था कि क्या जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है क्या उसको आप कोई कोर्ट ऑफ लॉ कह सकते हैं? द आंसर इज नो, एज सच वो कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। लेकिन इसमें देखना ये होगा कि जब 2018 को वो MNA इलेक्ट हुए तो उनके खिलाफ एक कोवा वारंटो की रिट पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फाइल हुई, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको इलेक्शन कमीशन को रेफर कर दिया और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये हिदायत की कि आप इनका जो नेशनैलिटी का इशू है उसके आप डिसाइड करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को डायरेक्शन दी थी कि ये इनका बयान हल्फी जो उन्होंने दिया है, लेकिन सवाल तो ये है जैसे कि आपने खुद कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज नॉट अ कोर्ट ऑफ लॉ। आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज नॉट अ कोर्ट ऑफ लॉ, अ कोर्ट ऑफ लॉ इज अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो अगर एक लॉ डायरेक्शन दे देता है कि आप ये फैसला दें तो उनके डायरेक्शन देने से क्या वो कोर्ट ऑफ लॉ बन जाता है? क्योंकि अगर आईन में लिखा हुआ है दैट द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज नॉट अ कोर्ट ऑफ लॉ, तो कोई फैसला हाई कोर्ट दे देता है कि आप इसके ऊपर ये फैसला दें जो उनकी ज्यूरिसडिक्शन में। अच्छा, एक और सवाल शाखावर साहब, फिर मैं आपको जवाब देता हूं। आपने फैसल वाडा साहब को केस देख रहा था ना जी, मेरा सवाल तो सुन ले, मैं आ रहा हूं आपकी तरफ वापस आ रहा हूं। फैसल वाडा साहब का जो मैं केस देख रहा था, ये जो नाअहली हुई है फैसल वाडा साहब की, और आपने कहा कि फैसला मुफस्सल है, जामे है, जानिबदार नहीं है, और 62(1)(f जो है आपके ख्याल में उसका इतलाक भी दुरुस्त हुआ है। अब फैसल वाडा के ऊपर जो एलिगेशन मुझे नजर आया है वो ये है जी कि ये डुअल नेशनल थे और कागजात नामजदगी इनके मंजूर हुए थे 18 जून 2018 को, और अमेरिकन काउंसुलेट ने जो कैंसलेशन सर्टिफिकेट इशू किया था कि इनकी अमरीकी शहरियत मनसूख हो चुकी है वो 25 जून 2018 को वो था, यानी कि एक हफ्ते का गैप है। यानी कि एट द टाइम 18/6/2018 को फैसल वाडा के कागजात नामजदगी MNA शिप के लिए मंजूर हुए थे, उसके एक हफ्ते बाद अमेरिकन काउंसुलेट ने कैंसलेशन जारी कर दिया कि अब ये हमारे शहरी नहीं है, एक हफ्ते का गैप है। अब फैसल वाडा का केस ये है, वो ये कहते हैं कि मैं बाय बर्थ अमेरिकन नेशनल था, वहां पे शिकागो में मेरी पैदाइश हुई थी, इस वजह से मुझे नेशनैलिटी मिल गई, लेकिन जो मेरा पासपोर्ट है दैट वाज कैंसल्ड बिफोर 18 जून 2018। एट द टाइम उनके कागजात नामजदगी जब मंजूर हुए थे उससे पहले उनका पासपोर्ट मनसूख हो चुका था, और इस हवाले से रिटर्निंग ऑफिसर का एक फैसला भी मौजूद है जिसमें वो कह रहे हैं कि दोहरी शहरियत के हवाले से बात तो सामने आई है, यानी कि उनके इल्म में थी उस वक्त, रिटर्निंग ऑफिसर के इल्म में दोहरी शहरियत के हवाले से बात सामने आई है, लेकिन क्योंकि मेरे सामने पासपोर्ट है जो कि मनसूख हो चुका है, इससे पता चलता है कि अब ये अमेरिका के शहरी नहीं है, लिहाजा ये उस क्लॉज में फॉल नहीं करते। फिर जो नाइकॉप कार्ड है जो दोहरी शहरियत वालों को इशू होता है वो उनका मनसूख 18/6 से भी पहले मई 2018 में हो गया था, और रेगुलर ID कार्ड इशू हो गया था जैसा कि किसी भी आम पाकिस्तानी के पास होता है जिसके पास दोहरी शहरियत नहीं है। और अगर किसी के पास दोहरी शहरियत है उसको रेगुलर ID कार्ड नादरा इशू नहीं करता, उनका वो 29/5/2018 को इशू हो चुका था। रेगुलर ID कार्ड इशू होने के बाद नादरा ने सर्टिफिकेट 29/5/2018 को इशू किया,
कि ही हैज सीज्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि ये तमाम कार्रवाई नादरा की तरफ से हो चुकी थी कागजात नामजदगी अप्रूव होने से पहले। तो जब ये तमाम कार्रवाई हो चुकी थी तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो झूठ बोल रहे थे और मिसगाइड कर रहे थे और वो सादिक नहीं है और वो अमीन नहीं है? द प्रोसीजर वाज ऑलरेडी ट्रिगर्ड ऑफ, ही वाज गिविंग अप हिज नेशनैलिटी। फैसल वाडा से मुझे बहुत सारे इख्तिलाफ हो सकते हैं, बट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट कि अमेरिकन काउंसलेट ने सिर्फ एक हफ्ते बाद उनकी शरीयत मनसूख की है, आपने कहा वो सादिक भी नहीं है, वो अमीन भी नहीं है, वो झूठा भी है और वो ताहयात नाअहल है। जी अच्छा, इसमें गुजारिश ये है कि मैं कोई फैसल वावड़ा साहब के खिलाफ नहीं हूँ ना, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो आर्टिकल 62 क्या है, मैं सिर्फ आर्टिकल 62, मैं आपको आर्टिकल 62 कहता है कि क्वालिफिकेशन टू बिकम अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। आर्टिकल 63 कहता है डिस्क्वालिफिकेशन टू बिकम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब आर्टिकल 62 1F ये कहता है कि वो सादिक और अमीन होना। अब बात पता क्या है इसमें जी, मैं आपको बताऊं, टेक्निकली बात ये है कि जैसे मैंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बिल्कुल भी अदालत की डेफिनेशन में नहीं आता, उनकी क्वासी जुडिशियल पावर जरूर है, बहुत सारी चीजें वो एडजुडिकेट करते हैं, उन्होंने डिक्लेरेशन कैसे, लेकिन मैं जब उनको क्योंकि आइन में तो लिखा हुआ है कि 62(1)F की डिक्लेरेशन कोर्ट ऑफ लॉ इशू करेगा। जी मेरी आप बात जरा सुन लीजिए जी, अब मैं आपको बात सुन लीजिएगा जी। जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक ओपिनियन फॉर्म करने के बाद उन्होंने इलेक्शन कमीशन को स्पेसिफिक ये मैंडेट दिया कि आप इनकी नेशनैलिटी के बारे में जो डिस्प्यूट है उसकी तहकीक करके फैसला करें। तो दिस वाज बाइंडिंग अपॉन द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने फिर जब तहकीक की, वो तो न्यूमेरिकल तारीखों की बात है, कौन सी तारीख को नॉमिनेशन पेपर जमा हुए, फैसला करेगा, कौन सी तारीख को स्क्रूटनी हुई, हाई कोर्ट नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वो इख्तियार दे सकते हैं जो आईनी तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास नहीं है। देखिए दैट इज अ इशू, वो तो चले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान देखेगी, उनका होराइजन ज्यादा वसी होगा। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी कोआ वारंटो जो है वो 2-2.5 साल वहां पे रही। जिस दिन उसका फैसला होने वाला था उस दिन उन्होंने रिजाइन किया और उसी के साथ ही उन्होंने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए हुए थे सेनेट ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन के लिए, और उन्होंने बतौर एमएनए सेनेट ऑफ पाकिस्तान में वोट भी कास्ट किया, फिर रिजाइन किया और उसी सेनेट के रुकन बन गए। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि ये इस तरीके से ये सारी चीजें जो है, ये जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है वो इनका अहाता करता है। ओके जी शाइक उस्मानी साहब, मुझे फरमाइएगा, ये जो ताहयात नाअहली की जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हुई है राइट फ्रॉम द टाइम जब मियां नवाज शरीफ साहब का नाअहली का केस आया, उसके बाद जहांगीर तरीन साहब, पिछले दिन जहांगीर तरीन साहब का एक स्टेटमेंट भी आया, वो अगर आपके पास है प्रोड्यूसर साहब तो जरूर चलाएं, कि वो कह रहे हैं कि जी कोई चोर है, डाकू है, रेपिस्ट है, वो आफ्टर सर्विंग द सेंटेंस एक खास मुद्दत के बाद इलेक्शन लड़ने का मिजाज हो सकता है, लेकिन मुझे ताहयात नाअहल कर दी है। अब मैं ये आइन जो है हमारा, मैं देख रहा था एक वकील की हैसियत से, हम देखते रहते हैं सर, तो इसमें अब मैं देख रहा था कि जो आर्टिकल 63(1)G है वो ये बात करता है कि अदालत से अगर कोई सज़ा याफ्ता है और उसकी सज़ा इस हद तक, मतलब कि हीनियस क्राइम्स के हवाले से, कि अगर वो नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ उसने कोई क्राइम कमिट किया, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ कोई उसने जुर्म का वो सरजद हुआ है, इंटेग्रिटी और द सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान और द इंटेग्रिटी और द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान, और एनीथिंग विच डिफेम्स और ब्रिंग्स इनटू रिडिक्यूल द जुडिशरी और द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, यानी कि ये इतने बड़े बड़े जराइम है जिनका जिक्र है आर्टिकल 63(1)G में, और कहा यह जा रहा है कि उसको सजा भी हो गई, लेकिन सजा को 5 साल गुजर गए तो उसके बाद फिर वो अहल है इलेक्शन लड़ने के लिए। 63(1)G कह रहा है। 63(1)H क्या कह रहे हैं शाइक उस्मानी साहब? वो ये कहता है कि if somebody has been convicted for an offense involving moral turpitude, यानी कि कोई रेप का, कोई ड्रग्स का, कोई ड्रग ट्रैफिकर था, कोई रेप था, कोई इखलाकी ऐसा जो कि मुआशरे में बुरा समझा जाता है, उसने क्राइम कमिट किया है, तो उसके बाद 5 साल गुजर गए तो वो भी इलेक्शन लड़ सकता है।
तो दूसरी तरफ एक आदमी, मतलब कि मैं ये जूरिस्प्रूडेंस समझना चाहता, इज इट डेवलपिंग इन द राइट डायरेक्शन के एक रेपिस्ट, एक मर्डरर, एक डकैत, एक चोर 5 साल बाद इलेक्शन लड़ सकता है, और एक ऐसा आदमी, फैसलवाड़ा से मैं फिर कह रहा हूं मुझे इख्तिलाफ हो सकता है सियासी तौर पे, लेकिन एक ऐसा आदमी जिसने अपनी कागजाती नामजदगी से पहले नादरा का सर्टिफिकेट ले लिया कि अब अमरीकी शहरियत खत्म हो चुकी है, उसको रेगुलर आईडी कार्ड इशू हो गया, रिटर्निंग ऑफिसर का ऑर्डर रिकॉर्ड पे है कि जी इसकी अमरीकी शहरियत खत्म हो चुकी है, सिर्फ अमेरिकन काउंसुलेट का सर्टिफिकेट बाद में आ रहा है 1 हफ्ते बाद, उसको आप ताहयात नाअहल कर दें, यानी कि चोर, डाकू, रेपिस्ट से ज्यादा बुरा है वो, क्योंकि उसका प्रोसीजर मुकम्मल नहीं होता। इज द जूरिस्प्रूडेंस डेवलपिंग इन द राइट डायरेक्शन इन योर ओपिनियन, शाइख उस्मानी साहब? देखिए, आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन हियर। देखिए, पहली बात तो ये है कि फैसल वाडा के खिलाफ जो इशू था वो ये था कि जब वो नेशनल असेंबली के इलेक्शन के लिए खड़े थे तो उनकी डुअल नेशनलिटी थी, उसको उन्होंने साबित करने की कोशिश की कि डुअल नेशनलिटी नहीं थी। फर्ज किया कि उनकी डुअल नेशनलिटी नहीं थी, अगर नहीं थी तो यकीनन वो फिर उसके नेशनल असेंबली के इलेक्शन के लिए या मेंबरशिप के लिए डिस्क्वालीफाई हो गए। तो ठीक है, वो डिस्क्वालीफाई हुए या ना हुए, लेकिन वो तो बार सूरत उन्होंने रिजाइन कर दिया, वो मेंबर नेशनल असेंबली के नहीं है, तो वो तो इशू खत्म हो गया कि वो मेंबर थे कि नहीं थे, क्योंकि अब वो मेंबर नहीं है, उस वक्त अगर थे भी तो अब नहीं है। अब जो इशू अब जो सामने था वो ये कि अब जब उन्होंने एग्जामिन किया तो उन्होंने कहा कि उनकी जो स्टेटमेंट थी सही या गलत, उनकी स्टेटमेंट्स वो सही नहीं थी, इन द सेंस के जहाँ तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की का व्यू है वो ये है कि वो शायद नेशनल थे, तो वो 63(1)(c) वाला मामला सामने आता है जिसमें कि अगर आप डुअल नेशनलिटी के हैं तो फिर आप डिस्क्वालीफाई होते हैं। ठीक है, लेकिन जहां तक के 62(1)(f) की बात है उसका तो यहाँ सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन जो है उसके पास कोर्ट की पावर्स तो नहीं है, वो तो डिक्लेयर नहीं कर सकता कि एक आदमी जो है वो सादिक अमीन नहीं है, वो तो सिर्फ ये कह सकता है कि आप इलेक्शन लड़ने के काबिल हैं या इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं है। तो फर्ज किया वो समझते थे कि वो नेशनल असेंबली के इलेक्शन जो उन्होंने लड़ा उसके काबिल नहीं थे, वो तो खैर अब है ही नहीं नेशनल असेंबली के मेंबर। अब जहाँ तक कि वो सेनेट के मेंबर हैं, जिस वक्त वो सेनेट के मेंबर बने थे उस वक्त वो यकीनन हर लिहाज से सही था उनका, क्योंकि उनकी नेशनलिटी प्रूव हो गई कि वो कैंसिल हो गई थी अमेरिका, तो सेनेट के तो मेंबर हो गए। तो अब उनको ये डिक्लेयर करना कि वो सादिक अमीन नहीं है, वो बिल्कुल डिस्क्वालीफाई हो गए ताहयात, वो मेरे ख्याल में ये इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है कानूनी लिहाज से सही नहीं है, और ये यकीनन अगर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो ये अपसेट हो जाएगा, ये ओवर रूल हो जाएगा। ठीक है, और मैं ये देख रहा था, बल्कि मैं शॉर्ट भी सुनवाता हूँ कादिर मंदोखिल साहब का, जो कि पिटिशनर थे फैसलवाड़ा के खिलाफ, और वो खुद ये कह रहे हैं कि ये अभी तक क्लियर नहीं है कि 62(1)(f) की, पहली बात तो ये कि 62(1)(f) शाखावर साहब ने कहा कि लगना चाहिए था, शाइख उस्मानी साहब और मेरा भी राय यही है कि 62(1)(f) का केस ही नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार नहीं है, बिकॉज इट इज़ नॉट अ कोड ऑफ लॉ, और क्योंकि 62(1)(f) की वर्डिंग भी शाखावर साहब मैं देख रहा था, देयर बीइंग नो डिक्लेरेशन टू द कॉन्ट्ररी बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि पहले से एक डिक्लेरेशन हो बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ तो फिर 62(1)(f) अप्लाई करता है। अच्छा, दूसरा मैं देख रहा था सर कि इसी फैसले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2018 SCMR 1952 डुअल नेशनलिटी का केस था, उसको कोट किया हुआ है, और उसके अंदर सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन हुई है, जो कि शाइख उस्मानी साहब कह रहे हैं ताहयात नाअहली की बात ही नहीं हुई है, उसको कोट किया हुआ है, और 63 में डिस्क्वालीफाई किया, लेकिन 62 में ये नहीं कहा कि ताहयात नाअहल है। फिर PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 2001 का जिक्र है, डुअल नेशनलिटी का केस है, सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन है, लेकिन ताहयात नाअहली की बात नहीं है। लेकिन इस फैसले में ताहयात नाअहली की भी उन्होंने बात कर दी है, और कादिर मंदोखिल साहब क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। क्या आज जो कि मुझे फायदा हुआ है, मेरे मुखालिफत नाइल कर दिया है, बावजूद मैं इस बात की हामी हूँ कि इस 62(1)(f) की तशरीह होना चाहिए कि आखिर इसके अंदर कोई वाज़ेह वो नहीं है, ना 62(1)(f) के अंदर न ये है कि 5 साल रहा है, न ये है कि 110 और न ये है कि ताहयात
My last question to both of you, honorable guests that have joined me, starting with you, शाह खबर साहब, के ये जो पिटिशनर खुद कह रहे हैं कि 62(1)(f की तशरीह होनी चाहिए, ये 5 साल है या 10 साल है या फिर ये ताहयात है। अभी तक कुछ केसेस नवाज शरीफ साहब के, जहांगीर तरीन साहब के सामने है, उसमें ना ताहयात ना अहली सामने आ गई। तो ये जो मैं बात कर रहा था कि जब आइन में लिखा हुआ है कि कोई चोर है, डकैत है, कोई रेपिस्ट है, कोई ड्रग ट्रैफिकर है, उसको सज़ा हो जाती है, वो सज़ा काट लेता है, 5 साल बाद वो इलेक्शन लड़ सकता है, और दूसरी तरफ 62(1)(f में एक डिक्लेरेशन आ जाए कि आप सादिक और अमीन नहीं हैं क्योंकि आपके जो कागजात नामजदगी हैं तब प्रोसीजर आपका मुकम्मल नहीं हुआ था, तो आप ताहयात नाअहल हैं। डज दिस मेक एनी सेंस टू यू एज अ जूरिस्प्रूडेंट, एज अ लॉयर? जी, वैसे मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जैसे आपने बताया कि आर्टिकल 63 में बहुत सारी ऐसी क्वालिफिकेशंस हैं जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो डिसक्वालिफिकेशन जो है क्वालिफिकेशन में तब्दील हो सकती है। इसी तरह मेरा भी ये ख्याल ज़ाती तौर पे ये है कि 62(1)(f में जो ताहयात नाअहली है वो मुनासिब नहीं है। लेकिन उसके बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले हैं, पहले भी फ़ैसले थे, और जो मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो नाअहलियत का फ़ैसला है उसमें भी मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने इसकी तशरीह की हुई है आर्टिकल 62(1)(f की। उसमें उन्होंने तोजी ये दी है कि जो जिन डिसक्वालिफिकेशंस को वक्त के साथ क्वालिफिकेशन में तब्दील किया जा सकता है उसका तो आर्टिकल 63 में जिक्र मौजूद है। लेकिन चूंकि आर्टिकल 62(1)(f में कोई मयाद नहीं लिखी हुई, तो वहाँ से ये इन्फ्रेंस ड्रॉ होगी कि ये जो नाअहली है, जो बंदा सादिक और अमीन न रहे तो वो ताउम्र जो है वो कोई भी इलेक्टेड ओहदा जो है वो फिर नहीं रख सकता। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इसको चेंज होना चाहिए। अभी भी मैं आपको बताऊं कि कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत सारी पिटीशंस पड़ी हुई हैं जिसमें इस आईनी नुक्ते को उठाया गया है, और उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गालबन 2008-9 में एक हुक्मनामा भी जारी किया है कि इस क्वेश्चंस को हम किसी मुनासिब वक्त में देखेंगे और इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो मैं ज़ाती तौर पे आर्टिकल 62(1)(f के तहत जो ताउम्र नाअहली है, मैं उसके हिमायत में नहीं हूँ जी। राइट। शाइक उस्मानी साहब, आपसे भी यही सवाल है कि नज़रिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जुर्म के मुर्तकब होने वाले को आप कहते हैं 5 साल बाद इलेक्शन लड़ ले, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जुर्म के मुर्तकब होने वाले को या अदलिया के इदारे के ख़िलाफ़ जुर्म के मुर्तकब होने वाले को आप कहते हैं 5 साल बाद इलेक्शन लड़ ले, रेपिस्ट को कहते हैं 5 साल बाद इलेक्शन लड़ ले, चोर को, डकैत को कहते हैं, मर्डरर को कहते हैं 5 साल बाद इलेक्शन लड़ ले। तो अगर किसी की डुअल नेशनैलिटी है, ताहयात नाअहली, और ये जो नाअहली है ताहयात 62(1)(f में सादिक और अमीन, इसकी कोई मुद्दत होनी चाहिए आपके ख्याल में? देखिए, बात ये है कि जहाँ तक के सादिक और अमीन की बात है जी, ये आप नहीं कह सकते कि इंसान 2 साल के बाद सादिक और अमीन हो जाएगा। अगर इस वक्त नहीं है, 2 साल के बाद हो जाएगा या 5 साल के बाद हो जाएगा, आप नहीं कह सकते। क्योंकि एक दफ़ा अगर कोई आदमी डिक्लेयर हो जाता है एक कोर्ट ऑफ लॉ से कि वो सादिक अमीन नहीं है, तो वो सादिक अमीन नहीं हो सकता किसी सूरत में। तो वो तो यकीनन ऐसी चीज़ है कि वो ताहयाती रहेगी। लेकिन बाहर सूरत चूँकि इस्लाम में तौबा की गुंजाइश है, तो अगर कोई ऐसा शख्स जिसको सादिक अमीन डिक्लेयर किया गया कि सादिक अमीन नहीं है, और अगर वो 2 साल के बाद या 3 साल के बाद कोर्ट के सामने जाता है और कहता है कि ठीक है जी, मैंने गलती की थी, मैंने सही काम नहीं किया था, मैं सादिक अमीन नहीं था, लेकिन आज मैं तौबा कर रहा हूँ कि मैंने जो किया था वो गलत किया था और मैं तौबा कर रहा हूँ, तो वो चूँकि इस्लाम में तौबा की गुंजाइश है, तो इस वजह से वो उसको कोर्ट ओवर रूल कर सकती है और उसको दोबारा एलिजिबल कर सकती है। लेकिन अगर नहीं करती कोर्ट, तो उस सूरत में वो सादिक अमीन नहीं था। कोई लिमिट नहीं होती सादिक अमीन की। नहीं, लेकिन ये जो डिस्क्रेशन, ये इतना रेप करना, ये करना, वो करना, वो तो जुर्म है। शाइक उस्मानी, जुर्म नहीं है। आपने कहा कि अगर कोई शख्स अदालत में जाके रिग्रेट करता है, रिपेंट करता है, अपनी गलती मानता है और उसके बाद कहता है कि अब मैं सादिक और अमीन नहीं करूँगा, तो ये सवाबदीद फिर अदालत के पास है कि वो डिसाइड करे कि ये सादिक और अमीन होगा या नहीं होगा, इसकी तौबा दिल से हो रही है या दिल से नहीं हो रही। लेकिन दिलों में तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात झांक सकती है, हम इंसान तो नहीं झांक सकते। और बड़े मोहतरम हैं हमारे जज साहिबान तमाम आला अदालतों के, लेकिन यह है कि हैं तो इंसान ही। तो आपको नहीं लगता
कि अगर कोई शख्स तौबा कर रहा है और तौबा का इख्तियार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर मुसलमान को, हर इंसान को दे दिया है, तो फिर कोई मुद्दत होनी चाहिए। अगर किसी के हवाले से सादिक और अमीन की कोई आ भी गई है डिक्लेरेशन, तो कोई मुद्दत होनी, बिकॉज हम ये कैसे कह सकते हैं कि अब ताहयात ये बुरा ही है, ये झूठा ही है, ये गलत आदमी है। बात सुनिए यहाँ कि एक दफा इंसान डिक्लेयर हो गया कि सादिक अमीन नहीं है, तो उसका अजाला सिर्फ ये है कि वो जाके कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल करे और कहे कि हाँ जी मैंने गलती की थी, यानी पहले एडमिट करे कि उसने गलती की थी, जो उसने गलती की थी, और ये कहे कि जी मैंने गलती की थी लेकिन मैं तौबा करता हूँ कि आइंदा मैं कभी इस किस्म की गलती नहीं करूँगा और मुझे माफ़ कर दिया जाए। तो उस सूरत में फिर कोर्ट के पास डिस्क्रेशन होता है कि उसे माफ कर दे। मेरे ख्याल में इस डिस्क्रेशन की भी इसको भी डिफाइन करना चाहिए। कोर्ट का डिस्क्रेशन तो कोर्ट का डिस्क्रेशन होता है ना, कोर्ट का डिस्क्रेशन भी डिफाइन, आपको नहीं लगता शाखावर साहब, आपको नहीं लगता कि इस डिस्क्रेशन को भी डिफाइन करना चाहिए? मिसाल के तौर पे कोर्ट समझता है कि 5 साल के बाद, हम समझते हैं कि 5 साल तक इसकी सजा काफी है या 10 साल तक काफी है, और उसके बाद फिर अल्लाह को पता है कि कौन आदमी दिल से तौबा कर रहा है या कौन आदमी दिल से तौबा नहीं कर रहा। हमने तो तारीख में बहुत सारे ऐसे वाकयात भी पढ़े हैं, बहुत जलीलुल कद्र औलिया कराम के, जिनके हवाले से पहले था कि वो पारसा जिंदगी नहीं गुजार रहे थे, लेकिन उसके बाद जब तौबा की तो ऐसी की कि वलायत के उस ओहदे को पहुंचे कि लोग आज मानते हैं। मैं आज की दुनिया में किसी का खुदा ना खास्ता फैसल वाडा का किसी किस्म का कोई कंपैरिजन ड्रॉ नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये जो एक इतनी खुली सवाबदीद है, ताहयात ना अहली, एक इंसान दूसरे इंसान को बेशक बड़े मोहतरम है तमाम जज साहिबान, आपके ख्याल में इसकी कोई लिमिट डिफाइन होनी चाहिए? देखिए, अभी जस्टिस शाइक उस्मानी साहब ने जो अभी वो कहा, मेरा ख्याल है कि वो उसका एक मॉरल पहलू ज़रूर है कि इस्लाम में तौबा की जो गुंजाइश है वो मौजूद रहती है, वो तो ठीक है, लेकिन किसी भी अदालत में ऐसा एफिडेविट देना मेरा ख्याल है कोई ऐसी प्रोविज़न नहीं है, कानून में ऐसी प्रोविज़न नहीं है। लेकिन जहाँ तक आर्टिकल 62(1)(f) सादक और अमीन वाली बात है, आपको ये ज़हन में रखना होगा कि ये 1973 का जो असल आइन था उसमें ये लफ्ज़ नहीं थे। ये जनरल ज़ियाउल हक ने जब 8वीं तरमीम के बाद जब उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया फ्रॉम मार्शल लॉ टू ए नॉन पार्टी बेसिस पे जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आई थी, तो उस असेंबली ने उनको वैलिडेट किया था, तो उसमें पहली दफ़ा सादिक और अमीन के लफ्ज़ का जो है उसमें इजाफा किया गया था। मैं समझता हूँ कि ये सादिक और अमीन का लफ्ज़ उसमें से ख़त्म होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि ये जो सादिक और अमीन का जो टाइटल है, ये उस अजीम हस्ती का, नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिताब है, जिसकी बुनियाद पर उनको नबूवत तफ़वीज़ हुई थी। तो क्या हम जो मुसलमान ज़रूर हैं, उनके उम्मती हैं, तो क्या हम उन हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स को टच कर सकते हैं? कोई भी नहीं कर सकता। न इस मुल्क के सियासतदान कर सकते हैं, न जजेस कर सकते हैं, न वकला कर सकते हैं, क्योंकि हम तो गुनाहगार हैं। तौबा का रास्ता बिल्कुल मौजूद है, लेकिन मैं समझता हूं कि उस हाई स्टैंडर्ड को अटैच नहीं करना चाहिए मेंबर पार्लियामेंट होने के लिए। बिल्कुल ठीक। शाखावर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जस्टिस शाइक उस्मानी साहब, बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। और मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में मज़ीद ये डिबेट खुल के सामने आएगी, क्योंकि ये तो एक फ़ैसला आज है। अब मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में गए थे, एक पिटिशन दायर की थी ताहयात ना अहली के ख़िलाफ़, गो के उसको ऑब्जेक्शन लगा के रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने वापस कर दिया, लेकिन वो अपील करने का फ़ैसला रखते हैं। इस हवाले से हम भी सैर हासिल गुफ्तगू आइंदा करते रहेंगे। कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।